सऊदी कफील ने अपना सारा कारोबार उसके हवाले कर दिया। कफील के ख्याल में वो इंतहाई नेक इंसान था, इसलिए वो उसके चेहरे पर रखी हुई दाढ़ी का एहतराम करता। जैसे ही कफील ने कारोबार उसके हवाले किया, मगरूरी उसमें कूट कूट कर भर गई। उसने मजदूरों से बात करना छोड़ दी। वो खुद को कंपनी का कफील मानने लगा। इतनी बड़ी दौलत उसने पहली बार देखी थी, इसलिए वो अपने होश खो बैठा। लाखों रियाल के चेकों पर जब वो साइन करता तो फख्र से उसका सीना चौड़ा हो जाता। कफील का करोड़ों रियाल का कारोबार उसके हाथ में था। उसने अपने बीवी बच्चों को पाकिस्तान बुलवाया, इन्हें जद्दा के बेहतरीन स्कूलों में दाखिल करवाया। यूं उसकी जिंदगी 3 साल के दौरान तब्दील हो गई। सऊदी कफील अक्सर औकात दूसरे ममालिक के दौरे पर रहता, लिहाजा ये कहना गलत ना होगा वो जद्दा के तमाम कारोबार का मालिक बन गया। जब से सऊदी कफील ने कारोबार उसके हवाले किया तो उसके रवैये में तब्दीली आ गई। उसने लोगों को इंसान समझना छोड़ दिया। एक वक्त था जब वो पाकिस्तान से टीचर की जॉब छोड़कर पाकिस्तान आया। वो भी एक अमीर आदमी बनना चाहता था। उसकी तालीम एमए इंग्लिश थी। उसे बेहतरीन इंग्लिश बोलता देखकर हर कोई दंग रह जाता। वो कई महीने जॉब के लिए धक्के खाता रहा, मगर उसे किसी भी जगह जॉब ना मिली। इस दौरान कुछ लोगों ने तरस खाकर उसे अपने कमरे में जगह दी। उसे 2 वक्त का फ्री खाना दिया और ये भी कहा कि जब उसका दिल करे किसी भी जगह से चीज को उठाकर खा सकता है। चनाचे 5 महीने गुजरने के बाद उसने इंटरनेट पर रिसर्च की तो उसे एक पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब दिखाई दी जिसकी इंग्लिश बेहतरीन हो। चनाचे वो सुबह अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ और इंटरव्यू के लिए कंपनी चला गया। कफील पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने वाला था। उसने शानदार इंग्लिश बोलते हुए उसे देखा तो उसे फौरन सिलेक्ट कर लिया। यूं नसीर जद्दा की एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक के पास पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब करने लगा। नसीर 5 वक्त का नमाजी और अच्छे इखलाक का मालिक था। 2-3 महीने के अंदर वो कफील के दिल में घर कर गया। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। कफील उसे कारोबार की देखभाल का तरीका बताता रहा। इस कंपनी में 200 के करीब गैर मुल्की काम करते थे। इनमें से ज्यादातर तादाद पाकिस्तानियों की थी। कफील के अंदर इस कदर आजिज़ी थी, वो हफ्ते में एक दफा मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाया करता था। कहते हैं जब इंसान के दिल में लालच पैदा हो जाए तो उसे दुनिया की ऐशो इशरत से प्यार होने लगता है। उसे मजदूरों से घिन आने लगती है। 3 साल के दौरान नसीर बिल्कुल तब्दील हो गया, मगर कफील के सामने बिल्कुल अच्छा बना रहता। मजदूरों से बात करना भी गवारा न करता। जब से कफील ने उसे कंपनी का एचआर बना दिया तो उसकी निगाहें आसमां पर पहुंच गई। कफील ने दूसरे ममालिक में कंपनी की ब्रांचें खोली, इसलिए वो ज्यादातर वक्त वहीं पर गुजारता। नसीर ने कंपनी के हिसाब किताब में हेरा फेरी शुरू कर दी। उसके दिल में भी लालच पैदा हो गया। उसके 4 बच्चे थे जो जद्दा के एक बेहतरीन स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे। कंपनी की एक स्पेशल गाड़ी उनको आने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। कफील की जानब से अपना बेहतरीन जाती घर दिया गया, एक बेहतरीन सैलरी दी गई, मगर इन तमाम सहूलतों के बावजूद भी वो लाखों रियाल अपने अकाउंट में मुंतकिल करता रहा। जब नसीर के अकाउंट में करोड़ों रियाल जमा हो गए तो उसने अपने बीवी बच्चों को वहां से लिया और पाकिस्तान वापस आ गया। इसके बाद उसने दोबारा जाने की जुर्रत न की। पाकिस्तान में पहुंचकर इसने हाउसिंग सोसाइटी बनाई और इसका कारोबार चल निकला। 4 साल के अंदर ये इस्लामाबाद का अमीर तरीन आदमी बन गया। कहते हैं मजलूम की बददुआ अर्श को हिला कर रख देती है। कफील को नसीर के इस अमल से इंतहाई दुख हुआ। वो सोचने लगा सारे पाकिस्तानी इसी तरह के होते हैं। पाकिस्तानियों के बारे में उसके ख्यालात बदल गए। वो मजदूरों से कहता, अगर नसीर एक बार मुझे कहता मुझे इतने पैसों की जरूरत है तो मैं हंसकर उसे दे देता, मगर अब उसने अच्छा नहीं किया। उसकी इस हरकत की वजह से पूरे पाकिस्तानियों के बारे में मेरा नजरिया बदल गया।
अब नसीर के बुरे दिन शुरू होने वाले थे। कॉलेज जाते हुए उसका बड़ा बेटा एक्सीडेंट की वजह से चल बसा, छोटे बेटे की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तीसरे बेटे को खून की उल्टियां आना शुरू हो गई। जबकि उसे डॉक्टरों के पास लेकर गए तो पता चला उसे ब्लड कैंसर है। जबकि सबसे छोटे बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। ये सब कुछ 1 महीने के दौरान अचानक इस तरह से हुआ कि उसका हंसता बसता घर वीरान हो गया। चनाचे अब नसीर एक बुजुर्ग के पास गए, उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उसने कुछ देर आंखें बंद करने के बाद आंखें खोली तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो कहने लगा, मेरे गरीब खाने में तेरे कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई? यहाँ से चला जा, तूने किसी आदमी का हक खाया है, उसके भरोसे को तोड़ा है, तेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ हराम का है, तूने दुनिया में जो बोया वही काट रहा है, अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। उस बुजुर्ग ने नसीर को वहां से भगा दिया। अब नसीर की समझ में तमाम बात आ चुकी थी। मैंने सऊदी कफील के साथ जो कुछ किया ये सब कुछ उसी का नतीजा है। कुछ दिनों के बाद उसका दूसरा बेटा भी चल बसा। उसी हफ्ते उसका कैंसर वाला बेटा भी वफात पा गया। अब नसीर की बीवी कहने लगी, खुदा के लिए तुम सऊदी अरब वापस जाओ और उस सऊदी कफील से माफी मांग कर आओ, उसकी दौलत उसको वापस कर दो, वरना हमारी आखिरी निशानी भी खत्म हो जाएगी। नसीर को पता था कि सऊदी अरब पहुंचकर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मगर वो नतीजे की परवाह किए बगैर सऊदी अरब गया। जब कफील के पास पहुंचा तो वो बड़े अच्छे तरीके से मिला। नसीर उससे माफी मांगते हुए उसके पैसे वापस करने लगा तो उसने तमाम के तमाम चेक फेंक दिए। फिर कहने लगा, तुम्हारा और मेरा मुआमला अब खुदा की अदालत में होगा, मैं वहां जाकर तुमसे हर चीज का हिसाब लूंगा। मैंने तुम्हें पूरे कारोबार का मालिक बना दिया, जबकि तुमने मेरे साथ क्या किया? नसीर ने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, मगर कफील वहां से उठकर चला गया। नसीर 15 रोज तक सऊदी अरब में रहा। इस दौरान वो हर रोज उससे माफी मांगने के लिए आता रहा, मगर वो उसे माफ ना करता। मजबूर होकर नसीर पाकिस्तान वापस आ गया। जब पाकिस्तान पहुंचा तो 10 दिन के बाद उसका आखिरी बेटा भी इस दुनिया को हमेशा के लिए खैर आबाद कह गया। यूं नसीर का घर उजड़ गया, उसके कोठी बंगले खाली हो गए, उसकी हाउसिंग सोसाइटी भी बर्बाद हो गई। दोनों मियाँ बीवी दिन भर रोते रहते, काश हमने सऊदी कफील को धोखा ना दिया होता। इंसान इस दुनिया में जो बोता है वही काटता है। अगर इंसान अच्छे काम करे तो उसे ना सिर्फ इस दुनिया में उसका सिला मिलेगा बल्कि आखिरत में उसका बेहतरीन अजर दिया जाएगा। नसीर के पास जब दौलत आई तो उसके दिल में लालच मजीद पैदा हो गया। इसी लालच के हाथों उसका सब कुछ उजड़ गया। उसका पैसा, दौलत, बंगले, कोठियां किस काम की हैं जब इंसान औलाद जैसी दौलत से महरूम कर दिया जाए।